Welcome to Medical Ocean. Today our topic is cardiac assessment. In cardiac assessment, we will discuss today regarding cardiology assessment. Cardiovascular systems, anatomy and physiology. Before we should discuss cardiac assessment, we should know about anatomy and physiology of cardiology. First, we will discuss about location and position of heart layers, chambers and walls, blood circulation flow, the conduction systems, health assessments, arterial pressure, pulse, jugular venous pressures. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. हमारे पास लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ पे है? हार्ट इज कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन्स लोकेटेड इन द mediastreams, middle of thorax, behind the sternums, between the lungs and the front of spine. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपके हार्ट की लोकेशंस क्या है. तो हार्ट की लोकेशन हमारे पास एक कोन शेप है, मस्कुलर ऑर्गन, मेडिस्ट्रीम, मिडल ऑफ द थोरैक्स में. आसपी में भी आपसे पूछ सकते हैं कि हार्ट कहाँ पे है, हार्ट की लोकेशंस क्या है. तो आपने बताना है कि हार्ट इज अ कोन शेप muscular organs located at the mediastreams, middle of the thorax, behind the sternums, between the lungs and the front of spine. ये आपका जवाब होना चाहिए आसपी में. लेयर्स ऑफ हार्ट. हार्ट के हमारे पास 3 लेयर्स हैं. आप सबको पता है कि 3 लेयर्स हैं: पेरिकार्डियम्स, मायोकार्डियम्स एंड एंडोकार्डियम्स. The heart enclosed by a thick double walls say called pericardiums. MCQs में आ सकता है कि हार्ट के ऊपर एक thick लेयर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है pericardiums. Epicardiums, the outermost layer that lines the heart surface. आपसे पूछ सकते हैं कि जो हार्ट का आउटर लेयर है वो आपके पास कौन सा लेयर है. जो हार्ट का आउटर लेयर है आपके पास वो एपिकार्डियम्स है. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि मायोकार्डियम आपके पास कौन सा लेयर है. इट्स मेक अप द लार्ज पोर्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स, द लेयर ऑफ द मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट विद ईच हार्ट बीट्स. इसने क्या कि लार्ज पोर्शन ऑफ हार्ट बना है. आपसे आसपी में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हार्ट का लार्ज पोर्शन जो है वो किसने बनाया है. तो हार्ट का जो आपके पास लार्ज पोर्शन है वो किसने बनाया है? जी, मायोकार्डियम ने बनाया है. लेयर ऑफ द मसल टिश्यूज कंट्रैक्ट विद ईच हार्ट बीट के साथ ही कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं. एंडोकार्डियम्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. ये आपके पास क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है. कंटेन एंडोथेलियल टिश्यूज दैट लाइंस द हार्ट चेम्बर्स एंड वॉल्स. ये आपके पास हार्ट चेम्बर और वॉल्स के पास ये चेम्बर के साथ हैं. कौन सा? एंडोकार्डियम लेयर आपके पास जो है ये एंडोथेलियल टिश्यू पे मुश्तमिल होते हैं. उसके लाइंस उसके हार्ट के चेम्बर्स एंड वॉल के साथ है, क्योंकि ये आपके पास द मोस्ट इनर लेयर आपके पास हार्ट का है. चेम्बर ऑफ द हार्ट के 4 चेम्बर है, आप सबको पता है. राइट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ये आपके पास 4 हार्ट के आपके पास चेम्बर्स हैं. लेकिन एक बात याद रखना, अपने ट्राइकस्पिड आपके राइट साइड पे है, माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड आपके लेफ्ट साइड पे है. ये भी आप लोगों से आसपी में पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपने वॉल्स के नाम याद रखने हैं. Walls of the heart. The walls close and open in response to change in pressure within the chambers. They serve as one-way doors in order to prevent backflow or regurgitations of blood from one chamber to another. 4 चैम्बर है आपके पास, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे. अब उसके बीच में आपके पास ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल है.
अब उस वाल का फंक्शन क्या है कि वो रिगर्गिटेशन मीन्स ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये बात याद रखना कि वो ब्लड को वापस आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये बात याद रखना। रिगर्गिटेशन का मतलब क्या है कि ब्लड को एट्रियम से वापस वेंट्रिकल में आता है। जब आपके पास सिस्टोल होता है, ब्लड पुश होता है वेंट्रिकल से एओर्टा, सही, तो उस टाइम आपके पास वापस आता है, उसको भी रिगर्गिटेशन कहते हैं। या एट्रियम आपके पास क्लोज होता है, उससे वापस ब्लड वेंट्रिकल में आता है और वो मैक्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिगर्गिटेशंस। द हार्ट हैज़ 4 वॉल्स, उसके 4 वॉल्स है, 4 चैम्बर है, इन 4 वॉल्स है, याद रखना। ट्राइकस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल, पल्मोनिक वॉल, एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल आपके पास एओर्टा में है, कहाँ पे है, एओर्टिक वॉल्स आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पुश होता है एओर्टा में, उसके बीच में जो वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल। द वॉल्स बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एओर्टा इज नोन एज एओर्टिक वॉल्स। पल्मोनिक वॉल आपके पास है। द वॉल्स बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनिक वॉल्स। अब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड यू नो बेटर। राइट साइड पे आपके पास जो है वो ट्राइकस्पिड है, जो लेफ्ट साइड पे वो आपके पास क्या है, बाइकस्पिड है। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इस तरह घुमाते फिरा सकते हैं आपको एमसीक्यूज में। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि एमसीक्यूज को किस तरह आप लोग हैंडल करते हो। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन आपके पास किस तरह होती है। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर टॉप हेड से आता है, इन्फीरियर नीचे लेग से ऊपर की तरफ चला जाता है। कहाँ तक जाते हैं, राइट एट्रियम्स। कहाँ तक जाते हैं, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग जाता है। तो लंग में वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है। तो फिर आपके पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आते हैं लेफ्ट एट्रियम्स। लेफ्ट एट्रियम जब आता है तो लेफ्ट एट्रियम से फिर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास थ्रू पल्मोनिक, थ्रू एओर्टिक वॉल्स टू होल बॉडी। ये आपके पास एक सीक्वेंस है, उसको आपने याद रखना है। किस तरह याद रखना है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। अपने साथ लिखो, पेज उठाओ लिखो, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है आपके पास कहाँ, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है आपके पास राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ तक जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास जाता है लंग्स। लंग्स में वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन उसको मिलता है, ऑक्सीजनेट होता है। फिर आपके पास पल्मोनरी वेन्स, याद रखना, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके पास आता है लेफ्ट एट्रियम्स। लेफ्ट एट्रियम से आपके पास बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास एओर्टिक वॉल के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। ये एक सीक्वेंस है, एक पेज पे आप लोग लिखो। ये आप लोगों को आसपी में भी आ सकता है कि ब्लड की फ्लो किस तरह होती है, वॉल कौन कौन से हैं, और उसको डायग्राम भी आपको दे सकते हैं। उसके ये डायग्राम को आपने किस तरह करना है, लेबल करना है। ये डायग्राम भी आप लोगों को आसपी में आ सकता है। कंडक्शन सिस्टम्स ऑफ द हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसपी के लिए, एग्जाम के लिए भी। Electrical impulse initiated within the heart and transferred along a network of specialized cells called conduction systems. अब आपके पास conduction systems क्या है, इस एनोड, इस एनोड से आपके पास क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। इस एनोड से क्या होता है, सिग्नल जनरेट हो जाता है। जब इस एनोड से आपके पास सिग्नल जनरेट होता है, कहाँ तक जाता है, इस एनोड कहाँ पे आपके पास, राइट एट्रियम के टॉप पे, राइट एट्रियम के टिप पे आपके पास क्या है, इस एनोड। इस एनोड से आपके पास एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड उसको हम कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड्स या एवी नोड उसको हम कहते हैं, वहाँ तक चला जाता है। वहाँ से फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास बीच में बंडल ऑफ हेस होता है। बंडल ऑफ हेस से फिर आपके पास परकंजीज, राइट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है। परकंजीज फाइबर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जाते हैं। अब कंडक्शन सिस्टम आपने सीख लिया, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपको डायग्राम दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि उसको लेबल कर लो। लेकिन एक बात और याद रखना, जब कंडक्शन सिस्टम आपके पास होता है तो उसमें आपके पास क्या होता है,
उसमें हम देखते हैं कि करंट आपके पास कितना प्रोड्यूस होता है, किस वक्त में कितना करंट आपके पास प्रोड्यूस हो सकता है। ये भी देख लो, आपके पास कंडक्शन सिस्टम है, एस ए नोड टू ए वी नोड, बंडल ऑफ एस, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांचेस, स्मॉल है उसको हम क्या कहते हैं, परकंजीस फाइबर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास एक डायग्राम है, उसको फिर आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास ईसीजी है, अर्लियर डायस्टोल एंड अर्लियर डायस्टोल, और साथ में आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पी क्यू आर एस टी कहाँ बनते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बनते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जब स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है ईसीजी, क्यों, फिर आर, फिर एस, फिर टी, यू भी बनता है, लेकिन बीच में वो हमें स्केल पे दिखाई नहीं देता है, ग्राफ में वो यू आपको दिखाई नहीं देता है। पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये आपके पास बनते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है कि उसका क्या रोल होता है। कार्डिक साइकिल, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। द साइकिल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। हार्ट की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। वन बीट इज इक्वल टू वन कार्डिक साइकिल, एक बीट को हम एक कार्डिक साइकिल कह सकते हैं। A single cycle of cardiac activities can be divided into two basic stages. एक सिंगल साइकिल आपके पास कार्डिक एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं टू बेसिक स्टेजेस में। द फर्स्ट स्टेज इज डायस्टोलिक्स विच represents ventricle fillings and relaxation. The second stage is systole, which represents the time of contractions and ejection of blood from the ventricles. अब आपके पास दो चीज़ें हैं। सिंगल साइकिल आपके पास कार्डिक एक्टिविटीज़ के हैं, डिवाइड हुआ है इनटू टू बेसिक स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेजेस आपके पास क्या है, डायस्टोलिक है, जो रिप्रेजेंट करता है आपके पास वेंट्रिकल फिलिंग्स। सेकंड आपके पास क्या है, सिस्टोलिक है, वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन एंड एजेक्शन ऑफ ब्लड्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। हार्ट के साउंड आपके पास है, लूप एंड डुप साउंड है। लूप आपके पास इस वन साउंड है, इट इज़ लाउडर साउंड एंड प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स, इट्स सिंगल द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है कि लूप डाउन, लूप साउंड को हम क्या कहते हैं, इस वन कहते हैं, नंबर वन एमसीक्यूज। नंबर टू, ये कब स्टार्ट होता है, क्लोजर ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स, एमसीक्यूज नंबर थ्री। एमसीक्यूज नंबर फोर, ये आपके पास कब होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। डुप साउंड S2 उसको हम कहते हैं, इट इज़ डल लो साउंड एंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ सेमिनोरल वॉल्स, एओर्टिक्स एंड पल्मोनिक्स, इट्स सिंगल द बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो आपके पास डुप साउंड है, S2 साउंड है, वो आपके पास सेमिनोरल वॉल की क्लोज से होता है, मीन्स एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल जब क्लोज होते हैं उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम क्या कहते हैं, डुप साउंड कहते हैं। ये आपके पास कब स्टार्ट होता है, डायस्टोल में। ये से एमसीक्यूज आप लोगों को बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लो, एमसीक्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं है। फिर प्री लोड एंड आफ्टर लोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। प्री लोड आपके पास क्या है, व्हेन द वेंट्रिकल्स फिल ड्यूरिंग डायस्टोल दे मस्ट रिस्पॉन्स टू द फोर्स अंडर विच फिलिंग occur. This response is called preload. In other words, preload is pressure within the ventricles at the end of diastole or before systole. अब आफ्टर लोड आपके पास क्या है, ड्यूरिंग सिस्टोल द वेंट्रिकल eject the blood through the pulmonix and aortic wall against the force in the pulmonary arteries and aorta. This force is called after load. अब प्रीलोड आपके पास क्या है, जब आपके पास फेल होता है, क्या फेल होता है, वेंट्रिकल्स, कब, डायस्टोल के टाइम पे। आफ्टर लोड जब एजेक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स और उससे सिस्टोल बनता है थ्रू एओर्टा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। प्रीलोड जब हार्ट आपके पास रिलैक्स होता है, उसमें ब्लड जमा होता है, उसको हम प्री बिफोर लोड वजन को कहते हैं, मीन्स उसमें प्रेशर को कहते हैं जो ब्लड आपके पास जमा होता है। आफ्टर लोड जब आप पुश करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। इक्विपमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज भी में आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप कार्डियक एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो,
आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, या इन लिस्ट कर लो, लिखो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके पास होनी चाहिए जब आप कार्डिक की एग्जामिनेशंस करते हो। अ डबल हैंडेड डबल ह्यूमन स्टेथोस्कोप आपके पास होनी चाहिए। अ ब्लड प्रेशर कफ आपके पास होनी चाहिए। अ मूवेबल लाइट सोर्स और पेन लाइट, आपके पास लाइट होनी चाहिए। स्केल फॉर जेवीपी मेजरमेंट के लिए आपके पास स्केल चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। जनरल कंसिडरेशंस, द पेशेंट मस्ट बी प्रॉपर अंडरस्टैंड्स एंड इन द गाउन फॉर एग्जामिनेशन, मरीज़ को हमेशा हॉस्पिटल के क्लॉथ में होना चाहिए, मीन्स गाउन उसको पहनाना चाहिए ताकि प्रॉपर एग्जामिनेशन हम कर लें। द एग्जामिनेशन रूम मस्ट बी क्वाइट टू परफॉर्म एडिक्वेट अस्कल्टेशन, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन करते हो उस रूम में कोई शोर नहीं होनी चाहिए, क्वाइट रूम होनी चाहिए। ऑब्जर्व द पेशेंट्स फॉर जनरल साइन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, फिंगर्स, क्लबिंग, साइनोसिस एंड एडिमा। आपने जनरल कंसंट्रेशन में आपने देखना है उसके फिंगर्स को, फिंगर की शेप किस तरह है, क्लबिंग है कि नहीं है या नॉर्मल है, साइनोसिस है कि नहीं है, एडिमा है कि नहीं है, स्वेलिंग है या नहीं है। असेसमेंट, नाउ आवर टॉपिक इज स्टार्ट। अब असेसमेंट की टॉपिक स्टार्ट। अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़े, जनरल कंसंट्रेशन थे, जनरल नीड्स की थिंग्स थे। हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट्स। स्मोकिंग, मरीज से हम स्मोकिंग के बारे में पूछते, अच्छा आप स्मोक करते हो कि नहीं, क्योंकि ये कार्डियक की डिजीज़ जब भी डेवलप होते हैं उसमें स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस है कि नहीं, स्ट्रेस फैमिली में भी हो सकता है, वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रेस के काजेज हैं। एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। डाइट, कौन सा डाइट लेते हैं। अब डाइट में अगर हर टाइम बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो लाजमी बात हार्ट पे इफेक्ट होगा। डाइट को हम देखते हैं। मेडिसिन, कौन कौन से मेडिसिन लेते हैं। सर्जरी, प्रीवियस कोई सर्जरी उसकी हो गई या नहीं हो गई। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, कभी हार्ट अटैक उसको हुआ था कि नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स हार्ट अटैक जो उसको हम कहते हैं वो उसको हुआ था या नहीं हुआ था। पेन, उसको पेन आता है कि नहीं। अब पेन जब एक मरीज़ को आता है तो पेन को हम मल्टीपल डायमेंशन के साथ हम देखते हैं। चेस्ट पेन है, कार्डिक पेन है, मस्कुलर पेन है, रिस्पायरेटरी पेन है, कौन सा पेन है। डिस्पनिया, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग्स, डिस्पनिया मीन्स डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिस्पनिया क्या है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग। फटीग, थका हुआ है। कफ, कंटिन्यूस को कफ है कि कफ नहीं। पल्पिटेशंस, दिल घबरा रहा है कि नहीं घबरा नहीं। फैमिली हिस्ट्री भी हम उसके पूछ सकते हैं। पल्पिटेशन मीन्स घबराहट उसको हो रही है कि नहीं हो रही है। व्हेन असेसिंग कार्डिक सिम्टम्स इंक्वायर अबाउट द फॉलोइंग। डिस्पनिया, अगर एक मरीज़ को डिस्पनिया है तो आपने जस्ट ये नहीं पूछा अच्छा डिस्पनिया है, डिस्पनिया आप लिखते हो। यू शुड राइट प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, अच्छा आपको डिस्पनिया है, डिस्पनिया के आप पूरा प्रोटोकॉल उससे पूछ लो। किस तरह पूछोगे। ऑनसेट सडन एंड ग्रेजुअल, डिस्पनिया है तो उसकी ऑनसेट कब होती है, सडन होती है या ग्रेजुअल। सडन मीन्स अचानक होती है, ग्रेजुअल मीन्स कभी कभी वो होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअली। ड्यूरेशन कांस्टेंट और इंटरमीडिएट, हमेशा आपको कंटिन्यूस होती है या कुछ टाइम के लिए होती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो भी हम उससे पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड की फ्रीक्वेंसी पर हम उससे पूछते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उस एपिसोड्स की। क्वालिटी, अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ आर एक्सर्शन रिक्वायर्ड टू कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पे उसकी अमाउंट हम देखते हैं, पूछते हैं कि अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी एक्सर्शंस क्या है, तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उससे हम उससे पूछते हैं। हिस्ट्री, एसोसिएटेड नमूनिया, एसोसिएटेड फिनोमिना, अब उसकी एसोसिएटेड फिनोमिना क्या क्या है। एंजाइटी उसको है कि नहीं है, कन्फ्यूजन उसको है कि नहीं है, लाइट हेडेक उसको है कि नहीं है, कफ है कि नहीं है, फीवर, ये आपके पास क्या है, कार्डिक डिजीज के साथ ये चीज़ें भी हो सकते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर, किस चीज़ से ज़्यादा होता है,
इफेक्ट ऑफ पोजीशन से ही ज़्यादा होता है, रेस्ट के साथ ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ ज़्यादा होता है, या मेडिकेशंस की वजह से ही ज़्यादा हो सकता है। कार्डियक असेसमेंट इंस्पेक्शन हम करते हैं स्किन्स की, स्किन कलर, टेक्सचर्स, कैपिलरी रिफिल्स एंड टेम्परेचर हम देखते हैं। इंस्पेक्शन में आपके पास क्लबिंग हम देखते हैं, स्पेक्टर हेमरेज देखते हैं। स्पेक्टर हेमरेज मीन्स जो नेल्स के अंदर आपके पास ब्लैक लाइन आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्टर हेमरेज। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। जेंथोमा, हाइपरलिपिडीमिया, आई के ऊपर आपके पास हाइपरलिपिडीमिया तो उसको हम क्या कहते हैं, जेंथोमा। 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है इंस्पेक्शन में। स्पेक्ट्रम हेमरेज कब होती है, इन्फेक्टिव कार्डाइटिस की वजह से होती है। आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है, आसपी में भी पूछ सकते हैं क्या जब स्पेक्ट्रम जब स्प्लेंटर हेमरेज होता है तो कौन सी डिजीज़ में कॉमन होता है, तो इन्फेक्टिव कार्डाइटिस में होता है। अब जो क्लबिंग होती है वो मल्टीपल डिजीज़ की वजह से आपको ASD VSD बाकी जो डिजीज़ हैं। जेंथोमा आपके पास हाइपरलिपिडीमिया की वजह से क्या होती है, जेंथोमा। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट एनीमिया मींस मरीज़ की वाइट होंगे। सेंट्रल साइनोसिस जो उसके लेफ्ट से का इंटरनल म्यूकोजा मींस इनर ऑफ द माउथ, वो भी आपके पास साइनोस होंगे, ब्लूइश कलरेशन की होती है। इंस्पेक्शंस, पेरिकार्डियल मूवमेंट्स। इंस्पेक्शन में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पेरिकार्डियल मूवमेंट हम देखते हैं। पोजीशन द पेशेंट्स सुपाइन्स विद द हेड ऑफ बेड्स स्लाइटली एलिवेटेड, ऑलवेज एग्जामिन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ पेशेंट। इंस्पेक्ट फॉर पेरिकार्डियल मूवमेंट्स, tingling lights will make movement more visible. Look for any visible pulsations, heavies are left at apicals area. Ventricular hypertrophy मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियल की मूवमेंट हम किस तरह देखेंगे, हमारे पास टिंगलिंग लाइट होगा लेकिन उस लाइट इतना तेज़ नहीं होगा, लाइट डार्क मीन्स स्लो लाइट होगा, लो लाइट हमारे पास होगा। उस लो लाइट में हमारे पास क्या होता है, हम उसमें फिर देखते हैं। फिर उसमें क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन फॉर पेरिकार्डियल मूवमेंट्स के लिए हम करते हैं। टिंगलिंग्स लाइट्स में होगा आपके पास, हमेशा पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होंगे। 4 चीज़ों का ख्याल रखना, पेशेंट की पोजीशन सुपाइन पोजीशन में होगा या स्लाइटली आपके पास सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, मरीज़ के राइट साइड पे खड़े होंगे, मरीज़ के अपने टिंगलिंग लाइट में आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। जिस टाइम आप पेरिकार्डियल मूवमेंट देखते हो आपने देखना है उसको पल्सेशंस के लिए, हेवीज के लिए एंड लेफ्ट एपिकल के लिए। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। पेरिकार्डियल इंस्पेक्शन में अब ये आपके पास चेस्ट है, इसको हम पेरिकार्डियल इंस्पेक्शन हम कहते हैं। स्कार हम देखते हैं, स्टर्नोटमी स्टर्नम को रिमूव किया है कि नहीं किया उसको हम देखते हैं। केबेज हमारे पास एक ओपन हार्ट सर्जरी है, वो किया है कि नहीं कहते हैं। बाईपास सर्जरी जो आपके पास है उसको हम क्या कहते हैं, केबेज। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग उसको हम कहते हैं। सही मीन्स पाँव से हमारे पास वेसल को हम निकालते हैं, ऊपर हार्ट पे हम लगाते हैं, उसको हम कहते हैं केबेज कहते हैं। वाल रिप्लेसमेंट, वाल को चेंज किया है कि नहीं कहते हैं। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल को चेंज करते हैं या नहीं करते। क्यों चेंज करते हैं, जब उसमें रिगरगिटेशंस होती है उस टाइम हम पे क्या कहते हैं, चेंज करते हैं, या और कोई मसला आ जाता है। लेटरल थोरैकोटॉमीज, इंफ्राक्लेविकुलर एंड पीसमेकर्स मीन्स लेटरल साइड पे कोई उसकी थोरेसिक में कोई स्कार वगैरह है कि नहीं है, या उसका कोई पीसमेकर वगैरह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। पीसमेकर हमारे पास छोटा सा एक बॉक्स होता है, सबक्लिवन में लगाते हैं, एक्सरे में हमें नज़र आ जाता है, और या उधर स्कार भी नज़र आ सकता है आप लोगों को। पेक्टस एक्सिवेटम्स, पेक्टस जब आपके पास चेस्ट इनर की तरफ चली जाती है उसको हम कहते हैं पेक्टस एक्सकेवेटम। ये आप लोगों को आसपी में पूछ सकते हैं और आप लोगों को आसपी में इमेज भी दे सकते हैं कि ये आपके पास क्या है। पीसमेकर बॉक्स एंड एपिक्स बीट्स, ये आप लोगों को पता है, याद रखना। पल्पेशन में हम क्या कहते हैं, इन पल्पेशंस ऑफ द पेरिकार्डियम्स वी नोट द फॉलोइंग्स, पल्स, एपिकल बीट्स, हैविंग्स एंड लेफ्ट्स एंड थ्रिल। ये चीज़ें हम देखते हैं, किस तरह देखते हैं,
लेट्स वी विल डिस्कस। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स रेट हम देखते हैं 60 to 100 पर मिनट आपके पास है। ब्रेडिकार्डिया 60 से कम होगा उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, 100 से आपके पास ज़्यादा होता है उसको हम टिकीकार्डिया कहते हैं। रिदम आपके पास रेगुलर एंड इरेगुलर हो सकते हैं। रिदम क्या है आपके पास, सेम टाइम में सेम बीट होता है, मीन्स एवरी 3 सेकंड बाद एक बीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेम रिदम। अब एक बीट होता है, फिर 2 बीट जल्दी जल्दी होते हैं, फिर थोड़ा वक्फा होता है, फिर तीसरा बीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर बीट कहते हैं। बीट हम किस तरह मालूम करते हैं, आर द डिस्टेंस बिटवीन 2 आर इंटरवल। ईसीजी हम करते हैं, ईसीजी में जो आपके पास डिस्टेंस होता है 2 आर इंटरवल के हिसाब से, अगर वो चेंज है तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिदम कह सकते हैं। फिर एम्पलीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। प्रीवियस दफ़ा आया था कि नॉर्मल एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है, +2, +1 वीक, +2 नॉर्मल, +3 स्ट्रॉन्ग, +4 बाउंडिंग। इससे एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है और आसपास में भी आप लोगों को ये आ सकता है। फिर आपके पास 9 पल्स प्लेस है, टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल्स, रेडियल्स, फेमोरस, पोप्लिटेस, डोर्सोपेडस एंड डोर्सल टिबिया। ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि जितनी भी पल्स है कहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। ये स्लाइड आप लोगों ने आसपी के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पल्स 0 डिमिनिश, नॉर्मल्स, इंक्रीज, बाउंडिंग। ये क्या है, स्केल है किस चीज़ की, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स की। 0 होगा तो एब्सेंट होगा, 1 होगा तो डिमिनिश या वीक होगा, 2 होगा तो नॉर्मल आपके पास होगा, 3 होगा तो इंक्रीज स्ट्रांग आपके पास होगा, 4 बाउंडिंग आपके पास हो सकता है। एपिक्स बीट्स, पल्पेशन एट द एपिक्स ऑफ हार्ट। एपिक्स बीट आपके पास क्या है, पल्पेशन हम एपिक्स बीट में करते हैं। पल्पेशन विद फिंगर पेड्स एंड पॉम्स। फिंगर पेड्स, ये टॉप ऑफ द फिंगर को हम फिंगर पेड्स कहते हैं, पॉम्स पूरे हाथ को हम पॉम्स कहते हैं। पल्पेट फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, PMI। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स कहाँ पे होता है, 5th इंटरकास्टल स्पेस में होता है। ये आप लोगों को MCQ में आ सकता है। स्पेस जस्ट मिड इन 1 सेंटीमीटर टू द मेड क्लेविकल लाइन। जो मेड क्लेविकल लाइन है, क्लेविकल को 3 इंटीरियर, लेटरल एंड मिड, उसमें जो मिड क्लेविकल लाइन आपके पास है उसके थ्रू हम आते हैं 1 सेंटीमीटर आपके पास मिड क्लेविकल लाइन की तरफ। आपके पास 5th इंटरकास्टल स्पेस। इंटरकास्टल स्पेस क्या है, द स्पेस बिटवीन 2 रिब्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास क्या है, इंटरकास्टल स्पेस है। नोट द लोकेशन एंड साइज ऑफ इम्पल्स। लोकेशन और साइज ऑफ इम्पल्स हम वहाँ पे नोट करते हैं। MCQ में आ सकता है कि 5th इंटरकास्टल स्पेस आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। ये है, आप लोग देख लो, एपिकल इम्पल्स यू कैन सी 1 2 3 4 5, 5th इंटरकास्टल स्पेस में आपके पास है। ये आप लोग देख लो, इंटरकास्टल स्पेस बिटवीन द 2 रिब्स आप लोग काउंट कर सकते हो। सुपेरियर वेना केवा भी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, एओर्टिक्स, pulmonary arteries, left pulmonary arteries, left ventricles in point of maximum impulse. Having in left, place your index finger। ये इंडेक्स फिंगर है आपके पास, इसको आपने प्लेस करना है कहाँ पे, अपने 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ICS इंटरकॉस्टल स्पेस को हम कहते हैं। If the tip of finger is moving with apex beats, अगर आपकी फिंगर भी बीट के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, लेफ्ट्स upwards during systole and going downwards during diastole, this is called having of the pulse beat। अगर आपकी फिंगर उसके साथ सिस्टोल के साथ ऊपर जाती है, डायस्टोल के साथ आपके पास नीचे आती है, तो ये आपके पास क्या है, having of the apex beat। this is present and left ventricle hypertrophy, aortic stenosis and systemic hypertension। अब आपको MCQs में भी आ सकता है कि जो आपके पास हैविंग होती है वो किस किस में होती है, 3 डिजीज़ में आपके पास होती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी हो सकती है, एओर्टिक स्टेनोसिस में भी हो सकती है एंड सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में भी हो सकती है। तो इससे भी आपको MCQs आ सकते हैं। देखो इस तरह हाथ रखो आप लोग। थ्रिल्स, दिस इज वाइब्रेटिंग सेंसेशंस फील्ड बाय पल्पेट हैंड। आज जब आप पल्पेट करते हो, हाथ रखते हो, तो उसके नीचे आपके पास वाइब्रेशंस होती है। क्या होती है, वाइब्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रिल्स। टू पल्पेट थ्रिल्स, प्लेस ball of the hands at the mitral, tricuspid, pulmonic and aortic area and feel for any vibration, any vibratory moments. This is called
by murmurs. Thrill is present in case of wall stenosis and regurgitations. याद रखना, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि थ्रिल आपके पास किस मरीज़ को होती है, या आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपके पास एक मरीज़ हुआ, उसको मरमर साउंड था, और मरमर साउंड किस वजह से होती है, वॉल स्टेनोसिस एंड रिगरगिटेशंस की वजह से होती है। या आपको इस तरह भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके पास एक मरीज़ एडमिट था, आपने उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके नीचे आपके थ्रिल था, तो आपके पास कौन सी डिजीज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें कौन सा डिजीज़ है, और कौन सा हार्ट साउंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें कौन सा हार्ट साउंड हो सकता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। ये आपके पास देख लो, हार्ट है, पल्मोनिक वॉल्स वो इनार्ट में ही, प्रीवियस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। परकशंस, इंस्पेक्शन ख़त्म हुआ, अब हम क्या करते हैं, पल्पेशन भी ख़त्म हुआ, परकशन की तरफ आते हैं। परकशन ऑफ द हार्ट इज़ नॉट कॉमनली डन सिंस चेस्ट एक्सरे स्टडी इज़ मोर एक्यूरेट measures of heart enlargement. These sounds will change from resonance over the lungs to dull over the heart. आपको एमसीक्यू में आ सकता है या आज भी हम पूछ सकते हैं कि हार्ट के ऊपर जब आप परकस करते हो तो आपके पास कौन सा साउंड होता है, डल होता है। जब आप लंग्स के ऊपर आप परकस करते हो तो आपके पास कौन सा साउंड होता है, रेजोनेंट साउंड होता है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। फिर कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट एनलार्जमेंट के लिए हम एक्सरे करते हैं। अस्कल्टेशंस, following sequence observe auscultation: carotid arteries, mitral arteries, tricuspid, pulmonix and aortic. ये आपके पास सीक्वेंस है। आपको आस्क में भी आ सकता है कि सीक्वेंस लिखो अस्कल्टेशंस की, आपसे ओरली भी पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस लिखो अस्कल्टेशंस की। carotid arteries, mitral areas, tricuspid, pulmonic and aortic. Auscultations: cardiac arteries, auscultation for bruising. A bruit is often a sign of arterial narrowings and risk of stroke. यहाँ पे क्या होती है, आर्टेरिया की नैरो होती है, आर्टेरिया क्या होती है, नैरो होती है, तो उस टाइम के पास ब्रूजी साउंड आती है। प्लेस ऑफ द बिल ऑफ द स्टेथोस्कोप, एक आपके पास डायफ्राम है, एक आपके पास बिल है। हाई पिच साउंड के लिए हम डायफ्राम यूज़ करते हैं, लो पिच साउंड के लिए हम बिल यूज़ करते हैं, या एबनॉर्मल साउंड के लिए हम बिल यूज़ करते हैं। तो आप बिल रखते हैं। कैरोटिड आर्टरी को आस्क द पेशेंट टू स्टॉप ब्रीथिंग momentarily, listen for blowing और rushing sound of bruise। जब आपके पास तेज़ी से ब्लड फ्लो हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूज यहाँ साउंड कहते हैं। तो ये आपके पास आर्टरी में एओर्टिक, पल्मोनिक्स, ट्राइकस्पिड एंड एपेक्स ये आपको दिए हैं। इस तरह हम उसकी सीक्वेंस में हम अस्कल्टेट करेंगे। अस्कल्टेटर फॉर ब्रूजी साउंड, लेट्स सी। ये आपके पास क्या है, एओर्टिक्स, पल्मोनिक्स, ट्राइकस्पिड्स एंड माइट्रल डिफरेंट आप लोगों को दिए हैं। तो इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, उसको हम अस्कल्टेट करेंगे। प्रैक्टिकली पेशेंट्स पे ऊपर आप इस तरह कर सकते हो। ये भी आपके पास है लोकेशन द असेसमेंट पॉइंट, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स। एओर्टिक एरिया आपके पास क्या है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर पे है। पल्मोनिक एरिया आपके पास सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे है। एयर पॉइंट्स थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपके पास है। ट्राइकस्पिड एरिया फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे है। माइट्रल एरिया और पीक्स फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट मेटक्लेविकल लाइंस पे है। तो इससे आप लोगों के पास 5 में से एक एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया को आप लोगों ने याद रखना है। ये देख लो आपके पास दोबारा उसने इलाबोरेट किया है कि किस तरह आप उसको चेक कर सकते हो। तो लाजमी आप जब क्लिनिकल पे जाते हो तो एक मरीज़ का आप लोगों ने हार्ट साउंड सुनने हैं। हार्ट साउंड S1, द मोस्ट फंडामेंटल हार्ट साउंड्स आर द फर्स्ट एंड सेकंड साउंड्स, यूजुअली एब्रिविएशन एज S1 एंड S2. S1 इज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ द माइट्रल्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल is normally louder at the apex of the heart. S1 आपके पास क्या है, एक साउंड है। ये आपके पास क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल से होता है, ये आपके पास लाउडर होता है। S2 आपके पास क्या है, एओर्टिक एंड पल्मोनिक साउंड है। S2 is physiologically split because aortic wall closure normally proceed pulmonic closure. S2 is louder at the base, aortic and pulmonic area of the heart. ये बेस पे आपके पास क्या होता है, लाउडर होता है। अब हार्ट क्या है, उल्टा है, उसका बेस ऊपर है और एपेक्स उसका नीचे है। ये भी आप लोगों को याद रखना है।
3. Ventricular gallop. The third heart sound, a low frequency sound apical area. ये low frequency sound का apical area में also called ventricular gallops, उसको भी हम कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं, ventricular gallop भी कह सकते हैं. नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट और चिल्ड्रन में आपके पास नॉर्मल है. एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है कि स्त्री साउंड बच्चों में आपके पास नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. ये आपके पास बच्चों में नॉर्मल है, यंग चाइल्ड एंड बच्चों में नॉर्मल है. अर्ली डायस्टोल साउंड्स रिप्रेजेंट्स रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग्स. अर्ली डायस्टोल साउंड आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकुलर्स की रैपिड फीलिंग्स को. वाइब्रेशन कॉज्ड बाय ब्लड फोर्सफुली हिटिंग द वेंट्रिकल वॉल. ये कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्सफुली ईयर आपके पास वेंट्रिकल वॉल्स के अंदर जमा होता है, तो उससे हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है. साउंड लाइक किन-टिक्की साउंड आपके पास है. साउंड लाइक किन-टिक्की, इस तरह जल्दी साउंड आपके पास फूटते हैं क्योंकि ये आपके पास वॉल्स के ऊपर रखता है, तो इस तरह की साउंड उससे प्रोड्यूस हो सकता है. S4 आल्सो कॉल्ड एज एट्रियल गैलेप्स. उसको हम आर्टेरियल गैलेप्स भी कह सकते हैं. अकर व्हेन आर्टेरियल कंट्रैक्शंस काज्ड बाय वाइब्रेशंस व्हेन ब्लड फ्लो रैपिडली इन टू वेंट्रिकल्स. ये आपके पास क्या होता है? एट्रियल गैलेप्स को भी हम कह सकते हैं. इस तरह आपके पास वेंट्रिकुलर गैलेप्स था. अकर व्हेन एट्रियल कंट्रैक्ट, जब एट्रियल आपके पास कंट्रैक्ट होती है, काज्ड बाय वाइब्रेशन ब्लड फ्लो रैपिडली इनटू वेंट्रिकल्स. ये वेंट्रिकल के साथ रैपिडली फ्लो वाइब्रेशन होते हैं. वेंट्रिकल हैज लो कंप्लायंस. Louder at apex sound like tinnissi साउंड आपके पास प्रोड्यूस हो सकता है. मरमर साउंड. मरमर आर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स. दे आर हियर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप. ये हमारे पास स्टेथोस्कोप के थ्रू हम सुन सकते हैं. साउंड इज मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ ब्लड अक्रॉस द वॉल्स एंड बिटवीन कार्डियक चैम्बर्स. अ मरमर इज अ ब्लोइंग swishing sounds that occurs with turbulence blood flow in the heart or great vessel. मरमर साउंड आपके पास क्या है? स्टेथोस्कोप की तरह हम सुन सकते हैं. ये ओरिजिनेट होता है एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ ब्लड अक्रॉस द वॉल्स. जब वॉल्स की में एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, मैंने आपको पहले बताया एबनॉर्मल मूवमेंट मीन्स वॉल का टाइम खत्म होता है सिस्टोल डायस्टोल, उसके बीच में जो फ्लो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मूवमेंट हम कहते हैं कार्डियक चैम्बर्स के. मरमर साउंड इज ब्लोइंग swishing sounds that occur with turbulent flow of the heart in great vessel. Extra heart sounds during diastole. Ejection clicks. Heart just after first heart sounds, high frequency sounds here widely throughout the pericardiums produced by opening of the disease stenosis aortic and pulmonic valves. इंडिकेशन ऑफ स्टेनोसिस ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्स. इजेक्शन क्लिक आपके पास क्या है? ये आपके पास जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 के बाद होता है. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है. हियर वाइडली थ्रू आउट द पेरिकार्डियम्स, पूरे पेरिकार्डियम में इसको हम सुन सकते हैं. प्रोड्यूस बाय ओपनिंग ऑफ द डिजीज़ की वजह से होता है. स्टेनोसिस एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल की वजह से. इंडिकेशन ऑफ स्टेनोसिस ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक की वजह से ही हो सकता है. Extra heart sound during diastole. Opening snap and abnormals. Early diastole sounds with a sharp qualities earlier than S2. Here throughout the pericardium, stenotics, mitrals, valve and tricuspid. Opening snap क्या है आपके पास? एबनॉर्मल साउंड है. अर्ली डायस्टोल आपके पास जब होता है शॉर्ट क्वालिटी का. अर्ली S2 जब होता है. हियर थ्रू आउट द पेरिकार्डियम, पूरे पेरिकार्डियम में इसको हम सुन सकते हैं. स्टेनोसिस, माइट्रल वॉल्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल की जब स्टेनोसिस होती है तो उसमें ये डेवलप हो सकता है. पेरिकार्डियल फ्रैक्शन ड्रॉप्स बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल सेक्स काज द पेराइटल्स एंड वेस्टल सरफेस ऑफ द रोइंग पेरिकार्डियम्स आर रब अगेंस्ट each other. The sound is high pitch and bass here with diaphragms. It resembles the sound of quickly leathers. ये हमारे पास क्या है? जब आपके पास चमड़े के ऊपर आप रब करते हो तो उससे साउंड प्रोड्यूस, उस तरह ये साउंड आपके पास प्रोड्यूस होता है. जुगुलर वेनस प्रेशर GVP. हम पोजीशन द पेशेंट सुपाइंस विद द हेड ऑफ टेबल्स एलिवेटेड 30 डिग्री. हमेशा 30 डिग्री पे आपके पास पेशेंट एलिवेटेड होगा.
यूज़ tingling tangential side lights to observe for venous pulsation of the neck. लाइट हम यूज़ करेंगे अंधेरे में ताकि हमें पल्सेशन वाज़ेह नज़र आ जाए. लुक फॉर रैपिड डबल्स समटाइम ट्रिपल्स व्यूज़ विद द हार्ट बीट. डबल और ट्रिपल व्यूज़ हमारे पास हार्ट बीट के साथ हो सकते हैं. एक हार्ट बीट होता है उससे 2-3 वेव हो सकते हैं. आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पल्सेशन. हाईएस्ट पॉइंट हम पल्सेशन की मालूम करते हैं यूजिंग आर हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर द पॉइंट्स. मेजर वेंट्रिकल्स फ्रॉम द स्टर्नल एंगल्स. हॉरिजॉन्टल पॉइंट हम मालूम करते हैं स्टर्नल एंगल से. दिस मेजर शुड लेस देन 4 सेंटीमीटर इन अ नॉर्मल हेल्थ एडल्ट. ये आपके पास 4 सेंटीमीटर से कम होता है नॉर्मल एडल्ट में. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है. इस तरह हम पल्सेट करते हैं जुगुलर वेन्स जहाँ से आपके पास अपीयर होता है उधर से एंगल ऑफ लोएस्ट तक हम मेजर करते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ. डॉक्यूमेंट हम करते हैं नो विजिबल पल्सेशन ऑन इंटीरियर चेस्ट. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स पल्पेशन एट लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स. हार्ट auscultations rate is 68 beat per minute. Regular rhythm is 1 to identify. No exact sound, murmur or rubs. ये आप डॉक्यूमेंट करते हो. नॉर्मल पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन आप इस तरह करते. कोई एडिशनल साउंड नहीं था. मर्मर रब साउंड्स. 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स पे आपके नो विजिबल पल्सेशन था. 68 बीट पर मिनट आपके पास उसका हार्ट रेट था. रेगुलर था रिदम. इस 1:2 आपने आइडेंटिफाई कर लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़. इसमें जो डायग्राम है वो आप लोगों को आसपी में आ सकते हैं तो आपने उसको दोबारा रिव्यू करना है. स्पेशली कंडक्शन सिस्टम्स, ब्लड फ्लो, सर्कुलेशंस की या बाकी आपके पास वाल्स हैं जितनी भी है उसमें आप लोग आ सकते हैं. और जो आपके पास नॉर्मल हार्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद करना है.